हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आज हम करेंगे इसका लास्ट टॉपिक। जी हाँ, आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आज के चैप्टर का नाम है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। युद्ध के बाद, युद्धों के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था, उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का फिर से निर्माण कैसे किया गया, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी का फिर से रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया गया। ऑलराइट, तो पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? मंदी के दौर को पढ़ा था। महायुद्धों के दौरान मंदी के दौर को पढ़ा था। महायुद्धों के दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को पढ़ा था और हमने देखा था कि एक समय पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एकदम नीचे गिर गई थी। अब उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए युद्धोत्तर सुधार यानी कि युद्ध के बाद क्या क्या सुधार किए गए जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण हो सका। ऑलराइट, चलिए तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, शुरू किया जाए। चलिए, तो विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, युद्ध के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, इसको जानते हैं। चलिए, तो उसके पहले हम भारत और महामंदी के बारे में भी जान लें कि भारत पर महामंदी का असर कैसे पड़ा था, समझ लेते हैं। तो 1928 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। ठीक है, दुनिया की महामंदी के बारे में तो जाना, भारत की महामंदी और जान लेते हैं। तो 1928 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर कितना हो गया? आधा हो गया। ठीक, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। जी हाँ, भारत में भी गेहूं की कीमत कितनी हो गई? सीधी आधी हो गई, 50% हो गई। ठीक है, तो किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। काश्तकार यानी कि जो चीजें बनाने का काम अपने हाथ से करते हैं, विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से बनाते हैं, कारीगरी का काम करते हैं। जो महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो गई। ठीक है, फिर 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, यानी कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्र भारत में मंदी के दौर से गुजर रहे थे। ठीक है, अब बात आती है युद्ध के बाद समझौतों की। युद्ध हो चुके हैं, मंदी का दौर छाया है, अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा, साथ बैठकर कुछ तो हल निकालना पड़ेगा इस मसले का, महामंदी के मसले का। तो युद्ध के बाद कुछ समझौते हुए, पढ़ते हैं इसको भी। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर भी बर्बाद हो चुके थे। जैसे कि हम बात करें कहाँ की, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर, क्योंकि जापान सरेंडर करने को तैयार था नहीं। युद्ध जर्मनी ने चालू किया था, ये बात सभी को पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी जर्मनी ने करी थी, यानी कि हिटलर ने करी थी। उस समय हिटलर का शासन था। ठीक है, तो पोलैंड पर हमला करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत किसने करी थी? 1939 में। 1939 से 1945 तक का समय था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, तो जर्मनी ने मई 1945 में हार मान ली।
जर्मनी ने क्या किया, 1942 में रूस पर हमला कर दिया और यही हो गई थी जर्मनी की गलती और रूस की सेना ने खदेड़ा जर्मनी को कि देखते हैं अब तुमको, बहुत आगे आप उछल रहे हो, युद्ध पे युद्ध करे जा रहे हो, दुनिया को बर्बाद करे जा रहे हो। ठीक है, तो मई 1945 में हिटलर की हार हो चुकी, यानी कि जर्मनी की हार हो चुकी थी। जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। तो फिर युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन और ब्रिटिश राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल ने यह सोचा कि अगर एक निश्चित तारीख तक जापान सरेंडर नहीं करता है तो हम परमाणु बम से उसके शहरों को उड़ा देंगे। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेटमैन नाम का परमाणु बम फेंका गया और उन शहरों को तबाह कर दिया गया। यहां पर वही बात कही गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे और कई सारे ऐसे शहर थे, महत्वपूर्ण शहर थे, ये जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी थे, महत्वपूर्ण शहर थे, वो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित हुए। ठीक है, पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय, यानी कि युद्ध के बाद दुनिया की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होता है। ठीक है, उसमें 2 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अमेरिका की, पश्चिमी देशों में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय। अमेरिका फिर से मजबूती के साथ उठा खड़ा हुआ और आर्थिक और राजनीतिक और सामरिक शक्ति, सामरिक यानी कि खुद की सुरक्षा करने में जो उसकी पावर थी वो मजबूत हो गई थी। एक बात। दूसरी बात, सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, कहां की बात हो रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब भी आप सुनते हैं सोवियत यूनियन या सोवियत संघ के बारे में, कहां की बात होती है? किस देश की बात होती है? वो सबको बताना है, कमेंट करके बताना ही है। और हाँ भाई, चेक करके बता दो लाइक और शेयर बराबरी से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। जो बात आपसे पूछी जाती है, जो सवाल पूछा जाता है, कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऑलराइट, चलिए, तो सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन होना। 2 देश, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से थोड़े मजबूत बने और ऊपर उठे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अब देखो, अब क्या होता है? युद्ध खत्म हो चुके हैं, फिर दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं की हुई मीटिंग। ठीक है, विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा करी गई कि युद्ध के बाद कौन कौन से ऐसे सुधार हैं जो करे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। कौन कौन सी बातें? उन्होंने 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जिन्हें नीचे दिया गया है। तो देखो, दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो पहली बात तो यह कि औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना होगा। जो औद्योगिक देश हैं, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जहां पर उद्योग लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उनका जो आर्थिक संतुलन है उसको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक बैलेंस, इकोनॉमिक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि ना तो वहां से ज्यादा, उनको ना ज्यादा किसी देश से आयात करना पड़े, ना ज्यादा निर्यात करना पड़े, यानी कि आवाजाही बराबर से बनी रहे। इसको बरकरार रखना होगा और पूर्ण रोजगार दिलाना होगा। जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, उद्योग धंधे ज्यादा हैं, वे देश अपने यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार दिलाएं, यानी कि उस देश का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना बैठे। ठीक, फिर क्या होता है? पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। ठीक है, चाहे वो पूंजी की बात हो यानी कैपिटल की बात हो, सामान की बात हो, वस्तुओं की बात हो, चाहे श्रमिकों की बात हो, क्योंकि आर्थिक प्रवाह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, आर्थिक प्रवाह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक फ्लो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक कैपिटल,
एक श्रम और एक सामान वस्तु, अगर इन तीनों चीजों का आदान और प्रदान हो रहा है, इन तीनों चीजों का प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी कि आर्थिक प्रवाह बना हुआ है। तो दूसरी बात इनने क्या कही, दूसरी बात क्या कही कि अगर हमें आर्थिक सुधार करना है तो कैपिटल यानी कि पूंजी, सामान और कामगार यानी कि श्रम, काम करने वाले लोग, ठीक है, इनके प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना होगा। इनके प्रवाह पर बाहरी दुनिया का प्रभाव स्थापित ना हो, जैसा कि पहले हुआ था। कैसा हुआ था? दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरे देशों में जाके वहां के लोगों पर कंट्रोल स्थापित किया था, ठीक है, नियंत्रण किया था, औपनिवेशिक शासन लगाया था, वहां की जो संपत्ति थी उसको लूटा था और वहां के लोगों को खुद के अंडर में काम करने को मजबूर कर दिया था, गुलाम बना दिया था। इस चीज को रोकना होगा, सीधी सी बात यह है, ठीक है। तो अगर इन दो बातों पर ध्यान दिया गया तो हम विश्व की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बना सकते हैं। ऐसे विश्व के नेताओं की मीटिंग में यह बातचीत हुई, ठीक। फिर होता है ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है। ब्रेटन वुड्स समझौता, तो पहली बात तो ये आती है कि ब्रेटन वुड्स है क्या? ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पर यह समझौता हुआ था, इसलिए उसको ब्रेटन वुड्स समझौता नाम दिया गया। तो बात है 1944 की। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्परशायर, अमेरिका महाद्वीप में एक जगह है न्यू हैम्परशायर, न्यू हैम्परशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। क्या सहमति बनी? 1944 में क्या हुआ? अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्परशायर, वहां पर एक और जगह है ब्रेटन वुड्स, उस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में एक सहमति बनी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें एक सहमति बनाई गई। क्या बात कही गई? कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी दो संस्थाओं की स्थापना होगी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसको क्या कहा जाता है? IMF, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। और दूसरी संस्था थी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, WV का फुल फॉर्म क्या होगा? विश्व बैंक को हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड बैंक। तो ये जो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्परशायर में जो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, उसमें एक सहमति बनी और एक समझौता किया गया जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसमें दो इंस्टीट्यूशंस का जन्म होता है, दो संस्थानों का जन्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, IMF और WB यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसीलिए अब ये जो संस्थाएं थी IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जन्म किसके तहत होता है? ये दोनों संस्थाएं कैसे बनती हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। तो इन दोनों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है, तो आप बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो चलाई गई वो निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। क्लियर? कि लेना और देना, एक देश का लेना और देना एक निश्चित रेट पर होगा ताकि आर्थिक संतुलन बना रह सके हर एक देश में, ठीक है। ये देखो ब्रेटन वुड्स है, ये ब्रेटन वुड्स का चित्र है। ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल है। ये वही स्थान है जहां ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्रेटन वुड्स में, ठीक है।
चलिए अब देखो, अब बात आती है नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। NIEO का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश जारी किया गया। अब इसमें क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो समझने से पहले और समझाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक बार चेक कर लो, लाइक और शेयर बराबर से किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो फटाफट से करो। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए नए आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़, ठीक है, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं लगना है, बस लगेगा तो आपका समय और आपका थोड़ा सा इंटरनेट डेटा तो लगेगा भाई पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्या था ये, अब इसको समझते हैं। तो ज्यादातर विकासशील देशों को, विकासशील देश यानी कि जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। ठीक है, जो विकासशील देश थे, अब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे देश जो थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है, जो धीरे धीरे विकास कर रहे थे, उनको 1950 और 60 के दशक में इससे ज्यादा लाभ नहीं हुआ कि वो बहुत तेजी से विकास कर पाए, धीरे धीरे विकास कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया। क्या किया, एक समूह के रूप में संगठित किया। जितने भी विकासशील देश थे, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है, उनने क्या किया, उनने खुद का एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम हमारा खुद ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं हम कैसे विकास कर पाते हैं। तो उन्होंने खुद का एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया, खुद को उसमें ऑर्गेनाइज्ड किया, संगठित किया। फिर नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग के लिए 77 या G77 का ये समूह बनाया, G77 समूह बनाया उस समय डेवलपिंग कंट्रीज ने। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, ये कैसा सिस्टम था, ये कैसी प्रणाली थी, तो एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, ध्यान से सुनना, जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। अब इस प्रणाली के तहत या इस सिस्टम के तहत होता क्या था, तो देखें, एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो उन विकासशील देशों के नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो उनके यहाँ उपलब्ध है। क्योंकि कोई भी कंट्री डेवलप कैसे होती है, कैसे विकास करती है, वो जब वो अपने यहाँ मौजूद सारे रिसोर्सेस का भली भांति उपयोग करती है और उपयोग करना जानती भी है, उनके पास उपयोग करने की टेक्नोलॉजी भी होती है। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या किया, जो इन्हें G77 का समूह बनाया था, तो उन्होंने सिस्टम के तहत अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य, यानी कि रॉ मटेरियल का उचित मूल्य रहना चाहिए, उनका सही मूल्य पर उनका कच्चा माल बिकना चाहिए, और विकसित देशों के बाजारों में, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए, यानी कि अब ये क्या करेंगी, G77 कंट्रीज जो थी, जो इनने अलग से अपना, डेवलपिंग कंट्रीज ने, विकासशील देशों ने अपना एक अलग से ग्रुप बनाए थे, इन्होंने क्या तय किया कि हमारे यहाँ के जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम उनका ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे उपयोग, अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं और उससे अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस पर ध्यान दिया कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका हम सही से यूज करें और उनको एज अ रॉ मटेरियल दूसरी कंट्रीज को भेजें, वो भी उचित दाम पर, कम दाम नहीं मिलना चाहिए, सही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो व्यापार बढ़ेगा और जो हमारा रॉ मटेरियल है
उससे हम भी ऐसे सामान बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं कि हम दूसरी कंट्रीज को सप्लाई कर सकें। दुनिया के विकसित देशों के बाजारों में, डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में हम अपने हुए बनाए सामान की बेहतर पहुंच बना सकें। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपना विकास करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी प्रणाली इन्होंने बनाई थी, बढ़िया प्रणाली थी। ठीक है, ये कौन सी थी, नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब देखो, अब चीन भी अपनी नई आर्थिक नीति लेके आया। ठीक है, क्या थी भाई चीन की या चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी, चलिए समझते हैं इसको। तो चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी, यानी कि वहां अगर आपको वहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनना बहुत सरल था, मतलब बनना बहुत सस्ता था, मजदूरी बहुत कम थी, यानी कि श्रमिकों को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता था चीन में। ठीक है, तो देखो अब चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया। अब किसी चीज के बनने में पैसा कम लगेगा तो वो चीज सस्ती ही मिलेगी। कोई प्रोडक्ट है, कम दाम पे आपको मिल रहा है, यानी सीधी सी बात है कि वो सस्ते में बना है, लागत उसकी बहुत कम है। इसलिए तो चाइना मेड जो चीजें होती है, हम क्या कहते हैं, चाइना मेड है, सस्ता है मतलब चाइना मेड होगा पक्का। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि सस्ता है, चाइना मेड है, सस्ता है इसलिए चाइना मेड है, चाइना में बना हुआ है। तो चाइना में जो श्रम लागत होती है, बनाने की जो लागत होती है वो बहुत कम होती है। अब चाइना में कम दामों पर चीजें बन रही हैं, कम लागत पर, कम कॉस्ट पर चीजें बन रही हैं, तो दुनिया के बाजारों में वो चीजें कम दामों पर बिकेंगी, यानी कि सस्ती उपलब्ध होंगी। तो इस तरीके से चीन ने अपना मार्केट डेवलप किया। ठीक है, तो चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया, उसके प्रोडक्ट सस्ते मिलने लगे। ठीक है, फिर चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया। चीन क्या बन गया, जो चीन की मल्टीनेशनल कंपनीज थी, ठीक है, तो चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी दुनिया के दूसरे देशों की, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां करने लगी, चाइना में करने लगी। क्यों, क्योंकि उन्हें ये लगा कि हम चाइना में जाके काम करेंगे तो हमें रिसोर्सेस भी वहां सस्ते मिलेंगे। ठीक है, और मजदूरों से जो हम काम कराएंगे वहां के, तो उनको भी कम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि श्रम लागत वहां पर कम है। तो चीन में मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होने लगा। ठीक, फिर चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तह में लौट आई। तो चीन ने जो अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी कि सस्ती लागत पे चीजें बनाएंगे और सस्ते दामों पर बेचेंगे और दुनिया के बाजारों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इसमें कामयाब हो गया। तो विश्व अर्थव्यवस्था में चीन भी शामिल हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने एक टर्म यूज किया था यहां पर, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में यह कहा था कि चीन की तरफ मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कहा जाता है मल्टीनेशनल। क्या कहा जाता है, मल्टीनेशनल। अब इसके शब्द पर ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे देशों में काम करने वाली कंपनी। बहु यानी बहुत सारे, राष्ट्र यानी कि देश, बहुत सारे देशों में काम करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी दुनिया के कई सारे देशों में अपनी यूनिट लगाती है, प्रोडक्शन करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशंस, ठीक है, एक बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई सारे देशों में काम करती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्या देखें, अमेज़न। अमेज़न से आपको कुछ भी बुलवाना हो, हर कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है, ये एग्जाम्पल आपको दिया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़ी कंपनी है जो एक ही समय में कई सारे देशों में काम करती हैं। चलो भाई, डेफिनेशन तो हो गई। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम MNC भी कहते हैं। क्या कहते हैं, MNC भी कहते हैं। ठीक, तो MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी
बहुराष्ट्रीय कंपनी का विश्वव्यापी प्रसार 1950 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी। अब विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की हम बात करें कि विश्व अर्थव्यवस्था का रिकंस्ट्रक्शन फिर से कैसे होता है, दुनिया के देश अपनी आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में कैसे आते हैं, तो इसमें एमएनसी का भी योगदान रहता है। तो एमएनसी का विश्वव्यापी प्रसार यानी कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है पूरे विश्व में कैसे फैली और कब फैली, तो ये फैली 1950 से 1960 के दशक में, क्योंकि दुनिया भर में उस समय अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। तो अमेरिका ने कई सारी अपनी मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया के देशों में लगाई। ठीक, फिर विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया। अब सुनो, दुनिया की देशों की सरकारों ने क्या किया। दुनिया की देशों की सरकारों ने अपने इंपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैक्स जो है बढ़ाए थे। ठीक है, तो विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया कि आखिर ये कौन कौन सी कंट्री है जिनने इंपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों देशों का पता लगाने के लिए गई। ऐसे ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है दुनिया भर में फैलती गई। ऑलराइट, चलिए, तो इस चैप्टर के दौरान कई सारी टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया था। उस टर्मिनोलॉजी को हम आपको सिखा देते हैं। वीटो, वीटो क्या होता है? ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ युद्ध के समय के बाद, वो तो हम सीख चुके हैं। अब इस चैप्टर के दौरान जो 3-4 टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज हुई हैं जिनका मीनिंग समझना थोड़ा टफ होता है, उनको हम समझ लेते हैं। वीटो, वीटो क्या है? एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है। मान लो कि किसी कंट्री ने कोई कानून निकाला, ठीक है, अब उस कानून को जो है वहां नहीं माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार। ठीक है, जैसे मान लो किसी देश की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं वो एक कानून लाना चाहते हैं, लेकिन वहां का राष्ट्रपति उस कानून को नहीं मानना चाहता है, तो वो क्या करेगा? उस प्रपोजल को, जो कानून को लेके प्रपोजल आया है, जो प्रस्ताव आया है, उसको नहीं मानना चाहता, तो उस प्रपोजल को, कानून के उस प्रस्ताव को क्या करेगा? चुपचाप अपने जेब में रख लेगा, यानी कि उसको मानने से डिनाई कर देगा कि नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। तो वीटो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? किसी कानून या प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है। समझ में आ गई बात? दूसरा वर्ड यूज हुआ था टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? ठीक है, तो एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर होता है टैरिफ। यानी कि जब माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जिस देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना है, उस देश द्वारा लगाया जाने वाला एक टैक्स, एक शुल्क है, जिसे कहा जाता है टैरिफ। तो प्रवेश के बिंदु पर, यानी कि जो उस देश की सीमा है, बॉर्डर है, जहां से एंट्री होती है, जहां से प्रवेश करते हैं, उसी पॉइंट पर यह टैरिफ लगाया जाता है, ये शुल्क लगाया जाता है, यानी कि उस देश की सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ऑलराइट, टैरिफ आ गया समझ में। तीसरी टर्मिनोलॉजी, विनिमय दरें। क्या होती हैं विनिमय दरें? ठीक है, तो अब सुनो, वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं। ठीक है, मोटे तौर पर 2 प्रकार की विनिमय दरें होती हैं। एक होती है निश्चित विनिमय दर और एक होती है अस्थायी विनिमय दर, यानी कि लेने और देने का जो एक फिक्स रेट होता है वो तय किया जाता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन निकल के क्या आता है, निष्कर्ष निकल के क्या आता है, इसको समझ लेते हैं। तो पिछले 2 दशकों में 2 दशक, एक दशक कितना होता है? एक डिकेड कितना होता है? 10 साल का। तो 2 डिकेड, 2 दशक यानी कि 20 साल। तो पिछले 20 सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बदल गई है। ठीक है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल कर लिया है। भारत भी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। और भारत की अगर हम बात करें, सिर्फ पर्टिकुलर भारत की हम बात करें, तो 1991 के दौर में भारत में क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। क्या आई थी?
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि नई आर्थिक नीति आई थी। इस नई आर्थिक नीति में क्या बात कही गई थी? 3 बातें कही गई थी, ठीक है, 3 बातें कही गई थी इस नई आर्थिक नीति में। पहली थी निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, या अपन शुरुआत करते हैं पहली उदारीकरण से, याद करना आसान रहेगा, कैसे वो भी बताऊंगी। पहली थी उदारीकरण, ठीक, यानी कि लिबरलाइजेशन। दूसरी थी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरी थी वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये बात कहां की हो रही है? भारत की। तो भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और दुनिया की देशों की अर्थव्यवस्था से हम जुड़ पाए, ठीक है। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये निकल के आता है कि पिछले 20 सालों और उसके पहले के थोड़े से दौर में भी हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे दुनिया की अर्थव्यवस्था, हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बदल गई है, क्योंकि अब चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने भी तेजी से आर्थिक विकास को हासिल कर लिया है। ऑलराइट, ठीक है। तो मंदी के बाद और युद्धों के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था का फिर से निर्माण कैसे किया गया, आज के सेशन में हमने समझा है। उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को, यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। सारे कोर्सेस आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट कराए जाते हैं, और इसके अलावा आपके पास कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं अटेंड करने के लिए, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।